इमरान खान साहब को जिस तरह अदालत से रिलीफ मिला, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म हुई, मैं देख रहा था बहुत ज्यादा आग बगोला हो रही थी मौजूदा हुकूमत। नए केसेस बनाए जाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके। नून लीग की फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की वजह यह है कि वो इस वक्त चाहते हैं कि किसी भी फोरम से इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट हो जाएं। आपने देखा जो मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है कि इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे। और अंकल आप बताएं क्यों नहीं गिरफ्तार हो गए, अंकल सनौला आप बताएं, अंकल इसाक डार आप इसको साइफर के ऊपर रखिएगा। फवाद चौधरी कह रहे हैं हफ्ते या इतवार को लॉन्ग मार्च की हतमी कॉल दे देंगे। अच्छा, ये सवाल अगर आप फवाद चौधरी के रेफरेंस के बगैर करते तो मेरा जवाब कुछ और होता, लेकिन फवाद चौधरी का नाम लेकर के आपने मुझे छेड़ दिया है। अब किसान इत्तेहाद जो है वो भी बेचारे वहीं पर बैठे हैं अभी तक। गो के उनके जो मुतालबात हैं वो कोई बहुत ही अनजस्ट तो नहीं है जितना मैं जानता हूँ। फवाद चौधरी छक्के चौके मार रहे हैं यार, कोई खुदा का खौफ करो। वो बंदा विकेट पे खड़ा हो गया, विकेट किस संदेह को नजर आएगी, कौन उसको आउट कर सकता है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं अक्टूबर खूंखार और नवंबर तशवीशनाक होगा। यार पूरे अरसे में मैंने शेख रशीद की एक भी छोड़ी लपेटी कभी सीधी होती नहीं देखी। ये हमेशा ऐसी दूर की कौड़ी लाते हैं जिसके सही होने का 1% भी चांस नहीं होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया, हुकूमत का कप्तान को नाअहल करने का मंसूबा और मिफ्ताह ने राज खोल दिया। अवाम को हुकूमत से रिलीफ मिले ना मिले, हुक्मरानों पर बारिश बनकर बरस रहा है। खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट की हिदायत पर मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया है। पिछली समाअत पर नैब ने मरियम नवाज की दरखास्त की मुखालफत न करने का फैसला किया था, जिस पर अदालत हैरान थी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि वाकई हुकूमत और नैब को मरियम नवाज की दरखास्त पर कोई एतराज नहीं। रिमार्क्स थे कि जब आपके अपने आ जाएं तो लेट जाते हैं, जब मुखालिफ हों तो जमीन आसमान एक कर देते हैं। पासपोर्ट वापस मिलने से 4 दिन पहले मरियम नवाज को बाइज्जत बरी होने की सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी खुशी की खबर मिल चुकी है और इस खुशी में मरियम नवाज अपने चचा के हाथों मिठाई खा चुकी हैं। जी जनाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हाथों। सच ये है कि शरीफ खानदान के लिए खुशखबरियों के इस सिलसिले में सिर्फ एक नाम बदला है, वो है नवाज की जगह शहबाज का नाम। सुरखरू होने के सफर को लेकर कुछ दिलचस्प हकायक है जो माजी से जुड़े हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए, शरीफ खानदान पर करप्शन का एक केस था, रायवंड स्टेट केस। यह केस जाती उमरा में 401 कनाल जमीन पर 1992 से 1999 के दरमियान की जाने वाली तामीरात के हवाले से था। इस केस को लाहौर हाई कोर्ट ने मार्च 2014 में खारिज किया। जिस वक्त शरीफ खानदान को यह खुशखबरी मिली उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उस वक्त भी नैब ने मजबूत शवाहिद होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर नहीं की। एक और मुकदमा इत्तेफाक फाउंड्री कर्जा केस था। इसे लाहौर हाई कोर्ट ने कर्ज अदायगी पर 2015 में खत्म कर दिया। शरीफ खानदान को यह खुशखबरी भी उस वक्त मिली जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। 1994 में बेनज़ीर हुकूमत के दौर में रमज़ान शुगर मिल्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई। करप्शन के इस केस से शरीफ खानदान की जान 20 साल बाद यानी 2014 में छूटी। उस वक्त भी वज़ीर आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। 1994 में ही बेनज़ीर भुट्टो के दौर में FIA ने हुदैबिया पेपर मिल और हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी के खिलाफ खुसूसी अदालत में चालान जमा कराया। इस केस में नवाज शरीफ पर धोखाधड़ी और रकम खुर्द-बुर्द करने के इल्जामात थे। 3 साल बाद जब 1997 में लाहौर हाई कोर्ट ने इसे खारिज किया तो उस वक्त भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। हुदैबिया पेपर मिल्स करप्शन के खिलाफ बाज़ाब्ता रेफरेंस साल 2000 में परवेज मुशर्रफ के दौर में कायम किया गया। इसाक डार के बयान हल्फी का भी बड़ा चर्चा हुआ, मगर जलावतनी की वजह से केस आगे न बढ़ सका। नैब ने इस केस को दोबारा खोलने के लिए आला अदलिया से रुजू किया, मगर बात न बन सकी और 2014 में लाहौर हाई कोर्ट से यह रेफरेंस खारिज हो गया। उस वक्त भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। यह है शरीफ खानदान की सुरखरू होने, खुशखबरियां मिलने और मिठाइयां खाने की मुख्तसर तारीख। ये तो माजी की बातें थी। यही कहानी अब नैब तरामीम के नाम पर दोहराई जा रही है, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जिद्दोजहद कर रहे हैं। क्या इनकी आखिरी कॉल सियासत का मंजरनामा बदल पाएगी? हुकूमत उनका रास्ता कैसे रोकेगी? इसी पर बात होगी। मेरे साथ हैं सिद्दीक जान नूरुल आरफीन। सिद्दीक जान, इमरान खान साहब को जिस तरह अदालत से रिलीफ मिला, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म हुई, मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा आग बगोला हो रही थी मौजूदा हुकूमत की। ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। जो मैंने आपके सामने कुछ
मंजरनामा या तारीख के हकायक रखे हैं, उसमें तो लाडला हमें कोई और नजर आता है। तो इक़्तिदार में आकर हमेशा केसेस खत्म करवा लिए जाते हैं। तो आज तो इमरान खान इक़्तिदार में नहीं है, तो तौहीन अदालत का मामला जिस तरह हम देख रहे हैं, और दूसरी तरफ अब क्या नए केसेस बनाए जाएंगे, क्योंकि इमरान खान सब लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुके और किसान इत्तेहाद भी उनको दावत दे रहा है। तो आपको लगता है कि अब ये एक और जो सर पर तलवार लटक रही थी इमरान खान साहब के, वो भी हट गई है, कोई और केस लाना पड़ेगा, या आप इमरान खान को देख रहे हैं लॉन्ग मार्च की तरफ? देखें, पहले मैं इस पर बात कर लूँ कि इमरान खान साहब के इस मामले के ख़त्म होने पर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जो कि अदालत में सबसे ज़्यादा इश्तिहारी फराज जिनके ऊपर साबित जिनको करप्शन में सजाएं हुई हैं, जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जिनके पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को लूटने के केसेस हैं, जिनके ऊपर डॉन लीक्स के इल्ज़ाम हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान के अदारों को के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम हैं, जो पाकिस्तान के अदारों पर हमले करते रहे हैं, जिनके ऊपर कौन सा ऐसा संगीन जुर्म का इल्ज़ाम नहीं है जो उनके ऊपर ना हो। सानिया मॉडल टाउन में ये लोग नामजद हैं और इनके ऊपर केसेस साबित हुए हैं। मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, वो सजायात मुजरिम है और बैरून मुल्क भागे हुए हैं, पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। जो इमरान खान साहब का मामला है, इस पर अदालत ने कई मौक़ों पर कहा, कई मौके ऐसे आए, जैसे आप राना शमी वाला केस देख लें, उसमें भी अदालत ने यही कहा कि अदालत जिस पर भी जिसका कंटेम्प्ट का जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है उसके कंडक्ट को देखती है। और इमरान खान साहब ने अपने कंडक्ट से साबित किया है कि वो अदलिया का एहतराम करते हैं, और वो जज जो एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी है उनकी अदालत में भी गए, तो इसलिए अदालत मुतमईन हुई और ये केस ख़त्म कर दिया। नून लीग की फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की वजह यह है कि वो इस वक्त चाहते हैं कि किसी भी फोरम से इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट हो जाएं। आपने देखा जो मरियम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसाक डार साहब को और सारी टीम को बिठाकर, एक तो ये वाज़ेह हो गया कि मरियम नवाज साहब ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया, बाकायदा तौर पर बरी होने के बाद वो मैदान में आ गई और पार्टी को उन्होंने संभाल लिया है, और तमाम अहम वज़रा इस वक्त उनको जवाब दे रहे हैं, उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने पूरी जो है वो पूरा कंट्रोल जो है वो पार्टी का संभाल लिया है। वहीं पर उनकी वहाँ पे आपने डिप्रेशन भी देखा, फ्रस्ट्रेशन भी देखा, गुस्सा भी देखा, जिसमें बार बार कह रही थी मैं तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है कि इमरान खान क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहे, और अंकल आप बताएं क्यों नहीं गिरफ्तार हो गए, अंकल सनौला आप बताएं, अंकल इसाक डार आप इसको साइफर के ऊपर रखिएगा। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी आपको नजर आ रही है। इस वक्त नून लीग चाहती है कोई भी फोरम हो, कोई भी इदारा हो, कुछ भी करना पड़े, बस इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करें, हमें इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला ना करना पड़े। जहाँ से ये उम्मीदें वाबस्ता करेंगे वहाँ से इनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तो इसी तरह से रिएक्ट करेंगे जिस तरह से इस मौके पर रिएक्ट कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक बात है इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, और इस हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो जब आप नूरुल आरिफीन साहब से बात कर लें तो फिर उस पर बात कर लेंगे अलग से। जी आरिफीन, आप क्या कहते हैं? ये जो तौहीन अदालत का मामला था ये तो निमट गया, लेकिन आगे अब लॉन्ग मार्च नजर आ रहा है। फवाद चौधरी कह रहे हैं हफ्ते या इतवार को लॉन्ग मार्च की हतमी कॉल दे देंगे। अच्छा, ये सवाल अगर आप फवाद चौधरी के रेफरेंस के बगैर करते तो मेरा जवाब कुछ और होता, लेकिन फवाद चौधरी का नाम लेकर के आपने मुझे छेड़ दिया है। तो आप चाहते हैं कि मैं फवाद चौधरी की शान में कुछ कहूँ? चले आप वैसे तो आप अपना काइंडली सवाल बदल दीजिए, चले मौसम की बातें कर लें, आप लॉन्ग मार्च पर आपका तज्जिया। अब किसान इत्तेहाद जो है वो भी बेचारे वहीं पर बैठे हैं अभी तक, और वो कह रहे हैं कि शायद उनसे बात नहीं बन पा रही, तो वो कहते हैं जी इमरान खान साहब साथ शामिल हो जाएं, तो कुछ शायद उनकी भी बात सुन ली जाए। पीटीआई ने तो पहले भी अपना शोल्डर देने की कोशिश की थी इन किसान इत्तेहाद वालों को, उन्होंने उसको पॉलिटिसाइज्ड होने से बचाने के लिए और पीटीआई को कोल्ड शोल्डर दिया। अब जब उन्होंने देखा है कि हुकूमत उनको लिफ्ट नहीं करा रही, और गो के उनके जो मुतालबात हैं वो कोई बहुत ही अनजस्ट तो नहीं है जितना मैं जानता हूँ। सिद्दीक जान उसको कवर करता रहा है, मेरे ख्याल डिटेल उसके पास होगी। जितना थोड़ा बहुत सरसरी तौर पे मैंने देखा है, किसान अपने हुकूक़ के लिए मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया की जो मुजरिमाना गफलत है, हमारी हुकूमत की जो हरकत इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, उसकी तवज्जो तमाम तर न जाने किस तरफ है। किसानों को रिलीफ देने के बजाय, उनको इंगेज करने के बजाय, एक मरतबा पहले भी किसानों के साथ बैठ के बातचीत हुई, मुज़ाकरात की लॉलीपॉप उनको दिया गया, और उसके बाद फिर किसान तितर बितर हो गए। दोबारा फिर किसान आए जब उनको पता चला कि उनके साथ हाथ हो गया है, अब आप दोबारा उनको वही झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन से दहशतगर्द हैं? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। ये कौन से मुल्क के रिहायशी हैं? इनको कौन सा हुकूमत को बनाना, चलाना या गिराने की साजिशों में अपने आप को इंडल्ज करना है? ये सीधे साधे काश्तकार लोग हैं यार, इनसे बात करो, मामला ख़त्म करो। उधर केपीके में एक वो चल रहा है सरकारी मुलाजमीन का कोई चैनल, उसको भी कवर नहीं कर रहा अपने पेट के चक्कर में। इधर बहुत सारे चैनल इन लोगों की आवाज़ों को जो है वो
नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर आदमी जो है वो इमरान खान, फवाद चौधरी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज इस चक्कर में लगा हुआ है। भाई मुल्क में और बहुत सारे काम है यार। दो खबरें आज की इंतहाई अहम हैं, आपको पता है। मुझे लग रहा है मैं इन खबरों के ऊपर अगर बात करूं तो शो ज़्यादा दिलचस्प हो सकता है। एक, तलाक के बाद अरबाज और मेरे ताल्लुकात में बेहतरी आ गई, ये कहना था मलाइका अरोड़ा का। कहिए कैसी खबर है? कम से कम कोई दिलचस्पी का एंगल तो है ना। फवाद चौधरी छक्के चौके मार रहे हैं यार, कोई खुदा का खौफ करो। वो बंदा विकेट पे खड़ा हो गया, विकेट किस संदेह को नजर आएगी? कौन उसको आउट कर सकता है? दूसरा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं अक्टूबर खूंखार और नवंबर तशवीशनाक होगा। यार मैं 5 लाख मरतबा कह चुका हूँ, मैं छोटा सा था और आज मैं मोटा सा हूँ। इस पूरे अरसे में मैंने शेख रशीद की एक भी छोड़ी लपेटी कभी सीधी होती नहीं देखी। ये हमेशा ऐसी दूर की कौड़ी लाते हैं जिसके सही होने का 1% भी चांस नहीं होता। आपको मैं शुरू दिन से कहता रहा हूँ, आप शुरू दिन से जो है वो एक नई इस्तिलाह आपने इंट्रोड्यूस कराई, सितंबर सितमगर होगा। क्या हुआ? हुआ क्या? चलिए आपसे भी पूछता हूँ और सिद्दीक जान से भी पूछता हूँ। गुजर गया सितंबर, इसी तरह अक्टूबर भी गुजर जाना है, इसी तरह से नवंबर ने भी गुजर जाना है, कुछ नहीं होना। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ सिद्दीक जान की उस बात से कि भाई ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना हुकूमत की। आज जब मैं ऑफिस आ रहा था तो एक पटवारी साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने कहा और क्या हाल है? तो वो खिसिया दिए, हंस दिए। मैंने कहा भाई इख्तियार मिलने और इक़्तिदार हासिल करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सिद्दीक जान, आपकी नाक के नीचे आपके ब्यूरो का कोई रिपोर्टर आपको दिन रात तिगनी का नाच नचाए, आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसे ही इस वक्त हुकूमत को लग रहा है कि जो हुकूमत में बज़ाहिर तो है, सरकारी गाड़ियाँ उनके पास हैं, हूटर बजाते लोग उनके साथ हैं, हटो बचो का शोर उनके आने पे मचता है, लेकिन वहीं पे एक आदमी अचानक से कहीं से अपना मुंह निकाल के और ज़बान चढ़ा के ठेंगा दिखा के चला जाता है। तो इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी टॉम एंड जेरी शो देखा था कभी? जी। इस वक्त ये सियासी टॉम एंड जेरी शो चल रहा है। हुकूमत की यार उनको फ्रस्ट्रेशन का तो हक दे दो भाई। वो हुकूमत में है, इतना तक्कड़ करके हुकूमत में आए हैं, उनका कोई ना कोई हक तो बनता है। ठीक, अच्छा सिद्दीक जान, क्योंकि हमने आगे जो साइफर है उस पर भी बात करनी है, अगर आप उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से आप कह रहे थे कि आप बात करेंगे, उसका क्या लग रहा है कि अभी एक हफ्ते के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाएगी? लोग कह रहे हैं जी अक्टूबर में शायद वो होगा, तो आपको उसमें क्या नज़र आ रहा है? इमरान खान साहब ज़िले सुदूर से भी आज मिले हैं, तो इस दफ़ा लगता है कि पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ वो आने वाले हैं। देखिए, मैं आपको आज की मीटिंग की अंदरूनी कहानी बता देता हूं कि आज मीटिंग में क्या हुआ है। इमरान खान साहब ने जो सदूर और जनरल सेक्रेटरीज को बुलाया था डिस्ट्रिक्ट्स के, तो एक तो उसमें इमरान खान साहब ने आज उन सब से हलफ लिया है और इमरान खान साहब ने हलफ ये लिया है, उन्होंने कहा कोई हलफ नहीं देना चाहता ना दे, लेकिन अब मेरी सफ़ों में वो रहेगा जो डट जाने वाला, लड़ जाने वाला होगा और पीछे हटने वाला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं आज सबसे ये कह रहा हूँ कि जो पीछे हटना चाहता है वो पीछे हट जाए, जो छोड़ के जाना चाहता है छोड़ के चला जाए, और जिससे नहीं हो पाएगा वो मत कमिटमेंट करे। आज एक तो उन्होंने हलफ लिया है तमाम अपने ओहदेदारान से कि अब उनमें से जो भी हलफ लेगा वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये फाइनल मार्च है, फाइनल कॉल है और ये डू और डाई की सिचुएशन है। दूसरा, इमरान खान साहब ने आज अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों को, तमाम अजला की तंजीमों को, सिवाय 4-5 बड़े शहरों के अजला के, उनको 6-6 हज़ार जानिसारान की लिस्ट बनाने की हिदायत की है, टास्क दिया है। 6-6 हज़ार के ऐसे कारकुनान की, सपोर्टर्स की लिस्ट बनाई जाएगी जो हर सूरत में डट जाने वाले हों, लड़ जाने वाले हों, जो किसी सूरत पीछे मत हटें। 6-6 हर डिस्ट्रिक्ट से वो 6-6 हज़ार की लिस्टें मांग रहे हैं। ये उनसे अलावा हैं जो जनरल पब्लिक आएगी, जो लोग आएंगे, ये वो होंगे जिनको तैयार करके लाया जाएगा, जिनकी लिस्टें पहले इमरान खान साहब को प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि 2 से 2.5 लाख लोग तो पूरे पाकिस्तान से ऐसे आएँ जो किसी सूरत वापस ना जाने वाले हों। बाकी साथ जनरल पब्लिक कितनी आ जाती है वो एक अलग बात है। तीसरा, इमरान खान साहब ने आज जो है वो फैसला किया है कि वो परसों लाहौर जाएंगे। इस वक्त लाहौर के साथ उनकी बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं कि लाहौर से बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और ये भी हो सकता है कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ जो है वो लाहौर से किया जाए। और इसमें ये वो करेंगे कि उन्होंने तंजीमों को कहा है कि वो तमाम नीचे जो उनकी ज़ेली तंजीमें हैं उनको मुकम्मल करें। तंजीमों को वो एक हर डिस्ट्रिक्ट में नज़म को प्रॉपर बनाने के लिए वो एक हिदायतनामा भी जारी करने लगे हैं कि जो भी उस जगह का सदर और जनरल सेक्रेटरी होंगे, तमाम इख्तियारात उनके पास होंगे, उनको फॉलो किया जाएगा। तो इस मरतबा 25 मई वाली गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। पूरी तैयारी है, पूरा एक तरीका बनाया जाएगा और इसके लिए 2 से 2.5 लाख कारकुनान की वो लिस्ट बनाई जा रही है जो इमरान खान साहब को पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी कि 2-2.5 लाख लोग वो हैं जो ना सिर्फ आएंगे बल्कि किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए इमरान खान ये भी देख रहे हैं, उन्होंने कुछ
हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी है जो तंजीम के ऊपर भी नजर रखेंगे कि कौन ठीक काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन धोखा दे रहा है, पार्टी का गलत बयानी कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा। उन अहदेदारान को भी चेंज किया जाएगा। तो इमरान खान बड़ी तेजी से तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। अब लॉन्ग मार्च होता है नहीं होता, मेरा इस पे एनालिसिस यही है कि आखिरी लम्हे तक इमरान खान अवॉइड करेंगे कि लॉन्ग मार्च ना करना पड़े, उसके बगैर वो नतीजा हासिल कर लें, लेकिन ना मिले तो फिर लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। अच्छा, हुकूमत भी तैयारियां कर रही है। अब एक साइफर का खेल खेला जा रहा है। नूर आरिफीन आपके सामने ही है। पहले तो कहते थे ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई, क्यों कोई मुल्क कहेगा, ये सारा कुछ नहीं। अब उसी पर हुकूमत खेलना चाह रही है। काबीना का इजलास, अब एक तरफ ये भी खबर आ रही है कि ये इन्होंने गलत कर दिया कि उसका डायरी नंबर लिख देना, दीगर चीज़ें लिख देना, ये तो खुद जो उसका सीक्रेट एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी करने लग गए हैं। तो क्या इसमें अब इस कार्रवाई में इमरान खान को नाअहल कर सकेंगे, क्योंकि कानूनी कार्रवाई का कह दिया है, काबीना ने कह दिया कि जी इमरान खान पर यह अब कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करना है, और इमरान खान कह रहे हैं कि ये मुझे नाअहल करके फिर इलेक्शन में जाना चाहते हैं। अभी इमरान खान साहब का आते हुए मैंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बयान पढ़ा। उन्होंने कहा कि ये मुझ पर सिर्फ अब वही केस रह गया कि मैं चाय में बिस्किट जो है वो डुबो के खा रहा था। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपकी इस बात से इख्तिलाफ है। मेरे भाई, इमरान खान साहब को काबू करने के लिए और बहुत सारे वेंचर्स हैं। इमरान खान साहब ने ख़ुद बहुत सारे जो है वो सुकुम छोड़े हुए हैं बीच में। कुछ लूप होल्स हैं इमरान खान को काबू करने के लिए, जो इमरान खान साहब ने जो है वो मेरे ख्याल से सरफ़ नज़र हो गए उनसे, जिसकी बुनियाद पर उनको काबू किया जा सकता है। लेकिन काबू कौन करेगा इमरान खान को? भाई, इमरान खान को काबू कौन करेगा? आप मुझे बताएं। इस वक्त मुझे तलज़्ज़ुज़ के एक अजीब मरहले से मैं दो चार हूँ। शर्जील इनाम मेमन का मैंने बयान पढ़ा, लाडले को इतवार के दिन ज़मानत मिल गई। क्या ये सहूलत हर एक के लिए है? अच्छा, हो सकता है वो बात ठीक कह रहे हो, क्योंकि यहाँ तो इतवार छोड़ दो, रूटीन के दिनों में इंसाफ गरीब को नहीं मिलता, इसीलिए तो 130वें नंबर पे है ना शायद जी। तो दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब साहिबा का मैंने बयान पढ़ा, वो भी कोई इसी किस्म का था कि इमरान खान जो है वो अपने आमाल के नतीजे में उसको भुगतेंगे सज़ा, फलाना ढिमकाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि मकबूल होने का ये मतलब नहीं कि आप कानून से बालातर हो चुके हैं, आपको कानून जो है वो ब्रीच करने की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अच्छा, चलिए ठीक है। मरियम साहिबा का, मरियम नवाज़ का मैंने बयान पढ़ा, वो भी कुछ इसी किस्म का था कि ये कर दिया और वो कर दिया और ये कर देना चाहिए। इन तमाम चीज़ों में सबसे दिलचस्प मामला क्या है? इन सारे लोगों के मुंह में दांत है ना पेट में आंत। ये इमरान खान को तो छोड़ो, ये इमरान खान की गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करने की हैसियत में नहीं है। ये होंगे वज़ीर आज़म, शर्जील मेमन होंगे वज़ीर, मरियम नवाज़ होंगी नवाज शरीफ कायदे तहरीक नून लीग की साहबजादी, इनमें से कोई भी। आपने देखा, आप अभी थोड़ी देर पहले जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता रहे थे, यार पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा मजाक आपने देखा है? पता नहीं क्यों आपने इसको सरफे नज़र कर दिया। मुझे तो गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी और मुझे कोफ्त भी हो रही थी जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मरियम नवाज कह रही है इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए जी। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि इसके तमाम पहलुओं पर गौर जारी है। अच्छा, मरियम किससे कह रही है सज़ा मिलनी चाहिए? राना सनाउल्लाह की तरफ देख के। राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है? मैं तो कंधा नहीं दूंगा। नून लीग क्या कह रही है? भाई वजीर आज़म हम ज़रूर हैं, लेकिन हलवा तो JUI और पीपल्स पार्टी वाले भी खा रहे हैं। उन्होंने निहायत स्मार्टली अपने कार्ड्स को प्ले करके इस मामले को कैबिनेट में पेश कर दिया। अब कैबिनेट से ये बात ज़रूर आई है कि जी इमरान खान को उनके किए की वॉटेवर, चलो ठीक है, अब देख लेते हैं ये कैबिनेट भी कितने पानी में। अच्छा। ये कैबिनेट भी कितने पानी में। भाई यार, बात ये है कि इनके केसेस नहीं है क्या? इनके केसेस नहीं है। मैंने आपसे उस दिन, मैं घुमा फिरा करके बात कर रहा हूं, बस समझ जाइएगा, खोलने के लिए मत कहिएगा। अच्छा। मैंने वो उस दिन अंकल और अब्बू वाली बात की थी जी। और भाई कोई भी आदमी उस दायरा असर से बाहर नहीं है, चाहे वो वजीर आज़म ही क्यों ना हो। वो अपने सर पे ब्रेक का कहा जा रहा है करके घूमने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स के चूंकि वक्त हो रहा है, और उसके बाद हामिद खान साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ होंगे। इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उनसे कानूनी पहलुओं पर भी बात होगी और साइफर के हवाले से भी बात करेंगे, क्या हुकूमत बहुत बड़ी गलती कर रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। तहरीक इंसाफ की तरफ से कई कानूनी मामला चल रहे हैं, जिस तरह आज ख़बर आई कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ख़त्म की गई है। हामिद खान साहब सीनियर एडवोकेट हैं, आइनी और कानूनी माहिर हैं, तहरीक इंसाफ के पायनियर्स में से हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है।
हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पहले तो ये बताएं कि तौहीन अदालत का जो मामला था ये ज़ाहिर है काफ़ी सीरियस था। एक तो उसमें जो अब नज़र आया कि वो केस ही ख़त्म हो गया, तो यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है, सुख का सांस लिया होगा तहरीक इंसाफ ने भी। तो अब आइंदा क्या इमरान खान साहब इदारों के हवाले से और ख़ास तौर पर अदलिया के हवाले से बहुत मोहतात नज़र आएंगे? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि इसके बाद क्या खान साहब मोहतात रहेंगे। ये हमने अदालत में अपना बयान भी यही रिकॉर्ड किया है और अपना जो बयान हल्फी दाखिल किया था जो हमने परसों जो आज पेश हुआ है उसमें भी ये हमने कहा है कि आइंदा से अदलिया के बारे में जो भी हम कहेंगे, सारे राय देंगे, अपना इजहार करेंगे तो हम बहुत मोहतात तरीके से और मुनासिब अल्फाज में करेंगे और कोई शिकायत का मौका नहीं दे। तो ये तो हमारी अदालत को एक तरह से कमिटमेंट हो गई है और हम करना भी ये चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी तरह भी अदलिया के साथ हमारी कोई मामलात बिगड़े। हामिद खान साहब, ये बताइएगा कि एक ऑडियो का बड़ा चर्चा है जो इमरान खान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब की थी, जिसमें साइफर के हवाले से बात हो रही है। अब वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि इस ऑडियो के नतीजे में जो चीज़ सामने आई है उस पर इमरान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी और इमरान खान साहब खुद भी उस ऑडियो को मान रहे हैं कि वो ऑडियो जो है वो दुरुस्त है। तो क्या देख रहे हैं आप, ये मामला किस करवट पर बैठेगा? मेरे नजदीक तो ये साइफर का मामला जो अब फिर से छेड़ा गया है और उसको इतनी अहमियत दी जा रही है और ये कैबिनेट के सामने पेश करके कैबिनेट का फैसला लिया जा रहा है, ये बिल्कुल गैर जरूरी है। इसके पीछे सियासी विक्टिमाइजेशन मुझे नजर आ रही है। ये इमरान खान साहब को विक्टिमाइज करने के लिए और उससे सियासी फायदा उठाने के लिए और ये सारा कुछ किया जा रहा है। मेरे नजदीक तो अब उसकी कोई इतनी लंबी चौड़ी रेलेवेंस नहीं रह गई। वो एक कहानियां है कि इस साइफर से जाहिर होता है कि इसके पीछे कोई साजिश थी हुकूमत को तब्दील करने की। वो तो वक्त गुजर गया, हुकूमत तब्दील भी हो गई और अब मामला आइंदा के इलेक्शन के हद तक ही जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसको फिर से उभारना, उसको फिर से पब्लिक कंट्रोवर्सी बनाना बिल्कुल गैर जरूरी है और ये सियासी माइलेज हासिल करने की कोशिश। हामिद साहब, नैब तरामीम जो की इस हुकूमत ने उसके खिलाफ इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं कि इन तरामीम को ख़त्म किया जाए क्योंकि इनसे फ़ायदा उठाया गया है, केसेस ख़त्म किए गए हैं और हुकूमत में जितने लोग हैं उन्होंने मतलब वो कहते हैं जी हज़ारों अरब रुपए का इन्होंने फ़ायदा उठाया, केसेस ख़त्म कर लिए। कानूनी तौर पर आपको क्या नज़र आता है, कितना मजबूत मौक़िफ़ है इमरान खान साहब का? देखिए, ये तो बुनियादी तौर पर पिटीशन की गई है कि ये जो नैब के कानून में तरामीम की है मौजूदा पार्लियामेंट ने, ये गैर आईनी है और उसमें जो सबसे अहम पॉइंट ये है कि अंग्रेजी में हम कहते हैं पर्सन स्पेसिफिक कवानीन जो है खास लोगों के लिए, ये खास अशखास के लिए उनको रिलीफ देने के लिए नहीं बनाए जाते बल्कि आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं। उस लिहाज से ये कानून जो है जो तरमीम का कानून, तरमीम के जरिए जो कानून बनाया गया है वो आइन से मुतसादम है और कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ से भी मुतसादम है। उस लिहाज से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा फैसला करेंगी और इस किस्म की शिकों को जो कि तरमीम के जरिए लाई गई, मैं ये नहीं कहूँगा सारी शिकें गलत है। मसलन अगर उन्होंने वो रिमांड का 90 दिन से 14 दिन किया है तो वो मैं उसको एक अच्छी तरमीम समझता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो कुछ सेक्शन उड़ा दिए हैं और खास तौर पे प्रिजम्पशन वाला हिस्सा जो था कानून के तहत, उसको इसमें से निकाल देना जो है ऐसा हूँ कि बुनियादी कानून साजी के तसव्वुर के खिलाफ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन शिकों को जो कि आइन की से भी मुतसादिम है और कानून बनाने की बुनियादी असूलों से भी मुतसादिम है, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक।
हामिद खान साहब, ये बताइए कि इस जैसे पाकिस्तान से गए वो सबके सामने है, फिर जैसे वो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में बैठ कर आए वो भी सबके सामने है, फिर जिस तरह से उनको अदालतों से रिलीफ मिला वो भी सबके सामने है, तो क्या आप इस हवाले से आप क्या देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ भी अगर वापस आते हैं तो उनके केसेस में भी यही कुछ होगा जो कुछ इसहाक डार साहब के केसेस में हुआ है? देखिए, बहरहाल नजर यही आ रहा है कि अब कुछ रवैये में तब्दीली है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत तब्दील हो गई है। अब जो हुकूमत प्रोसिक्यूट कर रही थी नैब के कवानीन के तहत या और दूसरे कवानीन के तहत, वो अब हुकूमत नहीं है। अब फेडरल गवर्नमेंट उन लोगों की है जिनके खिलाफ ये सारे मुकदमा चलाए जा रहे थे। अब उन मुकदमात को खत्म करने की इकदाम किए जा रहे हैं, इकदाम किए हैं और आइंदा भी है। तो उसके पीछे कुछ ऐसी हिकमत अमली नजर आ रही है कि वो जो फैसले थे उनको किसी तरह से कलअज़म करा के, ताकि नए सिरे से उन लोगों को जिनके खिलाफ 2017 में या 18 में फैसले आए थे और उनकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनको फिर से वापस लाया जाए सियासी मैदान। खान साहब, आप पायनियर्स में से हैं तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब ने आपको ये टास्क दिया है कि पुराने जो लोग थे उनको लाया जाए दोबारा तहरीक इंसाफ में। उसमें अब क्या हो सका है, कितने लोग आ रहे हैं और जस्टिस रिटायर्ड वजूद्दीन साहब से भी कोई राबता हुआ है? जी, ये कोशिश है इमरान खान साहब की भी और हम सब की है कि जो पुराने मुखलिस साथी थे जिन्होंने मुश्किल वक्तों में साथ दिया हुआ है, जिन्होंने इस पार्टी को एक बड़ी पार्टी बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, जो कि इस एक तरह से हमारे आइडियोलॉजिकल साथी थे, नजरियाती सोच रखने वाले लोग थे, वो असल साथा है पार्टी का। उनको वापस लाके, बल्कि वो है तो सही पार्टी में, खोल दिया जाए, बजाय उनके जो कि इन बिटवीन आए थे पार्टी कैप्चर करने के लिए या पार्टी को हाईजैक करने के लिए या अपने जाती मफादात उठाने के लिए। उनको पीछे करके असली लोगों को जो सही मायने में पार्टी के फेसेस है और पार्टी को बनाने वाले में से है, उनको आगे लाया जाए, ये कोशिश। हामिद खान साहब, ये बताइए कि आप पुराने लोगों को वापस लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो पार्टी की अहम क़यादत है, जो बहुत खान साहब के क्लोज समझे जाते हैं, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि पहले भी जब आप ये केस लड़ रहे थे तो मुख्तलिफ तरह की आरा आ रही थी, बड़े सख्त इमरान खान को मौक़िफ़ अपनाने की बातचीत हो रही थी, तो उनकी जानिब से क्या रिएक्शन जो है वो आप देख रहे हैं? ये तो वक्त ही बताएगा और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा हो। इस किस्म के लोग जो कि जिनको हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिनका माजी का रिकॉर्ड भी बहुत अफसोसनाक है, कई पार्टियां बदल चुके हैं, वैसे भी उनकी शोहरत अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों से पार्टी की जान छूटनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बोझ है पार्टी के ऊपर। और ये पार्टी के अंदर मैं समझता ना सिर्फ खुद आए हैं बल्कि उनको भेजा गया है ताकि पार्टी को अंदर से डिवाइड करो और पार्टी को मुश्किलात में लेके आओ। मिसाल के तौर पर जब ये मुकदमा चल रहा था तो कुछ लोग जिनका मैं तो लाभ नहीं लेना चाहता पर आपने लिया है, तो जानबूझ के सख्त बयान दे रहे थे ताकि इमरान खान साहब को मजीद मुश्किल में डाला जाए और जो मकसद मुखालिफिन हासिल करना चाहते हैं इस कार्रवाई से वो आसानी से हासिल कर सके। यानी ये हमारे अंदर हमारे साथ ज्यादती करने वाले या हमारी मुखालफत करने वाले और दूसरों के इशारों पे चलने वाले लोग हैं जो कि ये सोच सब कुछ करते रहे हैं और जितनी जल्दी से इमरान खान साहब जान छुड़ा लेंगे उतना ही बेहतर है। हम कोई भी उतना फायदा है कि जितनी जल्दी इनसे जान छुड़ा। बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं लेकिन उनको भी धोखा देने की कोशिश की गई, फिर क्या हुआ? आरफीन नामा में बात होगी ब्रेक के बाद। अब पता चला।
वक्त हो चुका है आरफी नामा का। आरिफीन, आज किस हवाले से हम बात करें आरफी नामा में? देखिए, बात तो करनी है शहबाज शरीफ साहब के बारे में, लेकिन चूंकि इसमें अमीनुल हक ऑफ मुत्तहदा शामिल है इसलिए कंधा उन्हीं का इस्तेमाल किया जाएगा। एक मरतबा फिर अपनी सियासी तरबियत का सबूत देते हुए अमीनुल हक साबिक अल्ताफ़ भाई वाले, वो जो 90 पर सिंधी टोपी अजरक वारा जिया के दिन के मौके पर बाकायदा केक खा करके, सिंधी टोपी पहन के, अजरक ओढ़ करके बाकायदा सिंध वालों को अपने सिंधी होने का यकीन दिलाते फिरते थे, जिन्होंने पार्टी बदल ली है 22 अगस्त के बाद। जाहिर है कि बुरे वक्त में कौन साथ देता है। अब वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर IT हैं। इनके बारे में 100 मरतबा कह चुका हूँ, कंप्यूटर खोल के ये खुद बंद कर दें, कोई इनका मुआविन व मददगार ना हो तो मैं जानूँ कि ये वज़ीर IT हैं। कंप्यूटर ऑन करके और सिर्फ ऑफ कर दें, तब तो बात है। यहाँ वज़रा की जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूँगा प्रोग्राम दरम बरम हो जाएगा। वज़ीर साबिक, बल्कि मौजूदा, साबिक ही समझा जाए वैसे इनको, इन वज़ीर आज़म को, क्योंकि जो मामला चल रहे हैं ये साबिक ही चल रहे हैं बेचारे। बहुत ही बुरंगेख्ता नज़र आ रहे हैं, बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे हैं। मैंने इनको पहली मरतबा इतने चार्ज उसमें देखा। मेरा ख्याल है इसमें भी कहीं ना कहीं इमरान खान का जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहा होगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन जो वहाँ नहीं निकली वो यहाँ अमीनुल हक एंड कंपनी के ऊपर उतर गई। अब बता रही है खबर कि वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए रियल टाइम डैशबोर्ड के इफ्तिताह से इनकार फरमा डाला। वज़ीर आज़म ने फरमाया, ये कैसा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है या मजाक? सर आई लव यू, आप तो पूरे वज़ीर आज़म निकले। गोया इतनी तामझाम से सजाई गई महफिल हाउ उसके आप बुनियादी अगराज़ व मकासद तक पहुंच गए। आई लव इट। इसका मतलब है आपको पंजाब स्पीड किसी ने सही कहा है। इसका मतलब है कि काम आम जानते तो हैं आप, लेकिन इस वक्त कोई, जिसको कहते हैं ना, कोई दाव, कोई पे चल नहीं पा रहा। वरना इतनी अर्करेजी से धोखा देने की ये कोशिश जो आपको फरमाई गई थी, इसको आप कैसे पहचान पाते? इसको आप कैसे पहचान पाते? वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये ऐसा डैशबोर्ड नहीं जो कौम को दरकार है। उन्होंने फरमाया कि सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाली इमदाद, मसलन रज़ाइयाँ, बेबी फूड, पीने का पानी कहाँ जा रहा है, इसकी तफसीलात इस डैशबोर्ड में कहाँ हैं। अच्छा, बुनियादी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आपने ये तामझाम सजाया है, ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये आपने इसीलिए किया है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि कौन सा इदारा, कौन सा महकमा, कौन सा फलाना किस इलाके में सैलाब मुतासरीन की किस शक्ल में मदद कर रहा है, उसके लिए ये एक डैशबोर्ड था। लेकिन इस डैशबोर्ड में अगर वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि रज़ाइयाँ, बेबी फूड, पीने का पानी कहाँ जा रहा है, इसकी तफसीलात नहीं, तो फिर इसमें है क्या? फिर इसमें क्या इश्क माश्के की बातें हैं? इसमें गालिब के अशार का इंग्लिश ट्रांसलेशन है? इसमें है क्या? ये इतनी बड़ी महफिल किस लिए मुनक्किद की गई थी? वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मैं इस डैशबोर्ड का, यानी बाल्फाज दीगर, इस मजाक का इफ्तिताह नहीं कर रहा। गोया अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकारी मुहकमे में सरकार, यानी वज़ीर आज़म सरकार ही हुआ ना भाई, अब वज़ीर आज़म को बुला करके और बाकायदा इतनी ज़बरदस्त किस्म की हाई प्रोफाइल महफिल में इस लेवल का अगर भंड हो तो फिर आदमी क्या कर सकता है? गोया वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं, वहाँ की ऑडियो बाहर आ जाती है। अब तो यही रह गया कि बच्चे किसी दिन खेलते कूदते और आरिफ अलवी साहब किसी मेहमान से बात कर रहे होंगे और बच्चा जाके कहेगा यार ज़रा बॉल उठाना। अब तो यही रह गया है, क्योंकि इस मुल्क में अब सब कुछ हो रहा है। अब इस मुल्क में सब कुछ हो रहा है। वज़ीर आज़म पता चला गैर मुल्की किसी वफ्द से बात कर रहे हैं और वहाँ पे कोई बच्चा जाकर के और चुसनी पीता हुआ और निकल आया, और फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड दौड़ेगा उस बच्चे को पकड़ने के लिए। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। और अमीनुल हक को देखें आप। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ बेइज्जती किसी को महसूस नहीं होती, किसी को महसूस नहीं होती। अमीनुल हक इतनी जबरदस्त किस्म की कंप्रीहेंसिव पोस्टमार्टम वजीर आजम कर रहा है, उसके गुस्से को उसके चेहरे पे पढ़ा जा सकता है। मगर अमीनुल हक तो ठहरे पहले अल्ताफ भाई वाले, फिर MQM हकीकी वाले यानी महाजिर कौमी मूवमेंट में गए थे कुछ दिनों चक्कर लगाने के लिए, फिर दोबारा आए हैं तो मुत्तहदा पाकिस्तान के वजीर बने। अब उन्होंने कहा कि सर एक काम करें, आप इसका इफ्तिताह कर दें, हम इसकी खामियां, इसके सुकूम, इसके अयूब बाद में दूर करा लेंगे। गोया हद हो गई, मतलब हद हो गई।
ये तो मैं शाबाश देना चाहता हूं। आज पहली मर्तबा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म को भी शाबाश देने का कोई मौका दिया, वरना हमेशा इनकी क्लास ही लेनी पड़ती है। वज़ीर आज़म इनके झांसे में नहीं आए और वज़ीर आज़म ने 3 हुर्फ इनकी इस फराख दिलाना पेशकश पर भेजते हुए कहा कि ज़्यादा होशियारी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसको करो। इससे पहले इस तकरीब में वज़ीर आज़म के खिताब से पहले विफाकी वज़ीर IT न जाने कंप्यूटर खोल के किस दिन बंद करेंगे, कह रहे थे कि वज़ीर आज़म की हिदायत और विजन के मुताबिक डैशबोर्ड तैयार किया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स की तमाम तफसीलात इस पर दस्तयाब है। इससे मालूम होगा कि किन किन इलाकों में रिलीफ दिया जा रहा है। भाईजान, किन इलाकों में रिलीफ दिया जा रहा है का तो नहीं पता, लेकिन बहादुराबाद में जो रिलीफ दिया गया है, आपको वजीर बना करके जो आपकी अगली नस्लों के लिए जो रिलीफ दिया गया है, मेरा ख्याल है इस हुकूमत का इससे बड़ा एहसान और क्या होगा। बेहतर है कि आप इस एहसान तले दबे रहें, बेहतर है कि आप ज़्यादा जो है वो वज़ीर आज़म से नोक झोंक के मुतहम्मिल ना हो। बेहतर है कि जो काम आपके सुपुर्द किया गया है अपने महकमे के लोगों की ज़रा कान खींचें, 2-4 लोगों के तबादले करें, 2-4 लोगों की जो है वो तकर्रियाँ फरमा दें, क्योंकि इस वक्त मामला जो है वो बड़ा गर्म है। एहसन इकबाल साहब भी वहाँ इस महफिल में मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब ने फरमाया डैशबोर्ड से मुतासरीन को मिलने वाली इमदाद की मालूमात तक रसाई होगी। एहसन इकबाल साहब को भी मेरा ख्याल है मुगालता हुआ था, उनको भी अंधेरे में रखा गया था। वरना इतना मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर एहसन इकबाल को वज़ीर आज़म की आमद से पहले भी ये पता चल जाता कि अमीनुल्लाह एंड कंपनी क्या गुल खिलाने वाली है, तो वो सीधे सीधे चंपत हो जाते। उस महफिल में उनकी मौजूदगी यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान थी। कितनी सुबकी की बात है, कितनी सुबकी की बात है कि वक्त का वज़ीर आज़म, आपने उसका टाइम लिया है, आप उसको एक महफिल की सदारत करवा रहे हैं, आप उसको बुला करके और हुकूमती जो काविशें हैं, अपने इदारे की जो काविशें, अपनी वजारत की जो काविशें हैं, आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ उल्टा आपकी जो नाअहली है, निकम्मापन है, निठल्लापन है, वो जाहिर हो रहा है और वज़ीर आज़म को फिर चारों न चार आपकी क्लास लगानी पड़ रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की अनोखी हुकूमत और इस किस्म के अनोखे वज़ीर आज से पहले ना आए थे और ना आज के बाद आएंगे। ये देख लीजिए भाई, ये है वो वज़ीर। इनको मैं कहता हूं भाई, अपनी 2 शनाख्ती कार्ड साइज तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड में अगर काइंडली हमारे ऑफिस के पते पे इरसाल करें तो एक लिस्ट हम कंपाइल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा बंड करने वाले वज़रा की। इंशाअल्लाह ताला उसमें आपका नाम शामिल करके और आपको शुक्रिया का ख़त भी भेजा जाएगा। चलें, ये तो एक डैशबोर्ड बनाया, एक जिस तरह एक पोर्टल आप कह सकते हैं, या एक पूरा मैकेनिज्म के पता लगे इमदाद कहाँ है, शायद इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। लेकिन जो इस वक्त सैलाब ज़दगान की सूरत हाल, मैं यहाँ बैठे बैठे बता दूं, एक सेकंड, मैं तो पहले दिन से बता रहा हूँ, इसमें डैशबोर्ड उसकी क्या ज़रूरत है। मैं तो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल बेजार और आरी आदमी हूँ। मैं तो यहीं बैठे बैठे कब से बता रहा हूँ कि ये सारी इमदाद पेट में जा रही है। 90 से 95% इमदाद। सिंध में डायरिया के 2.5 लाख से ज्यादा केसेस हो गए। जल्दी इमराज इससे अलग है। वहां वो बिलावल की इंटर्नशिप खत्म नहीं हो रही, वहां उनके बैरूनी दौरे खत्म नहीं हो रहे। कादिर पटेल और जो पीपल्स पार्टी के वुज़रा हैं वो कह रहे हैं कि अपोजिशन जो है उसको सही टफ टाइम दे रहे हैं। बिलावल, उनका सियासी कद बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया भर के सुदूर वुज़रा आज़म फला के साथ उनकी तस्वीरें खींच रही हैं। उनको जितनी वार्म वेलकम मिल रहा है, उनके जितने बड़े बड़े मैगजीन, भाई एक मैगजीन पे लानत भेजो, मेरे साथ एक इंटरव्यू करा दो 5 मिनट का, 5 मिनट इंशाअल्लाह ताला 5 मिनट पे तो मैं अच्छों को फारिग कर देता हूँ। आपने भी ठीक है ऑक्सफोर्ड से किया होगा, पीले स्कूल का मैं भी हूं भाई। 6ठा मिनट अगर ले लूं तो फिर आप जो चाहें करें। कादिर पटेल को मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। और कादिर पटेल की भी वजारत तो देख लो। अमीनुल्लाह अगर कंप्यूटर खोल के बंद कर दे तो मैंने कहा कि आप मेरे खिलाफ तादीबी कार्रवाई कीजिए। कादिर पटेल के मुंह में 24 घंटे मावा या गुटका होता है और वो वजीर है सेहत के, जिसकी अपनी सेहत इतनी खतरे में हो। टाइम वैसे कम हो गया। आप पहले मिफ्ता साहब के हवाले से कुछ बातें करते थे, वो इस तरह, तो अब उनकी छुट्टी हो गई। अब आपने अमीनुल हक साहब की बात की है तो अब्दुल कादिर पटेल साहब, अब पता नहीं ये ना हो कि इनकी भी छुट्टी हो जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन।
खिलाड़ी अपना सीन ऑन देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।